यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में नगरीय भूगोल के संदर्भ में जो मुख्य रूप से जो अगला जो सिद्धांत है इसमें पिछले वीडियो के बाद में वो है बहुनाभिकीय सिद्धांत, यानी इंग्लिश में इसको मल्टीपल न्यूक्ली थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यानी किस प्रकार से किसी नगर के केंद्र के आसपास बहु यानी एक से अधिक नाभिक यानी केंद्र के रूप में धीरे धीरे विकास होता है, तो वो जो है नगरीय भूमि का किस प्रकार से सीबीडी के चारों ओर धीरे धीरे उसका विकास होता है, या नगरीय विकास के बारे में यह सिद्धांत है। यह जो सिद्धांत है किसने दिया है, कब दिया है और इसमें किस प्रकार से नगर की भूमि का जो विकास होता है उसके बारे में इसमें अध्ययन करना है अपने को। तो ये जो सिद्धांत है यह मुख्य रूप से तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें यह जो सिद्धांत है नगरीय विकास का, यह सिद्धांत C.D. हैरिस, ये अपने को ध्यान रखना है, इसने दिया है C.D. हैरिस एवं उलमैन द्वारा ये 1945 में दिया गया था, यह प्रतिपादन किया है इस सिद्धांत का। इनके अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के विकास प्रतिरूप में केवल एक ही नहीं वरन कई भिन्न नगरीय केंद्रों की वृद्धि होती है। यानी किसी एक ही केंद्र नहीं वरन भिन्न भिन्न अनेक जो केंद्र होते हैं उस नगरीय केंद्रों का जो वहाँ विकास होता रहता है धीरे धीरे, एक से अधिक केंद्र होते हैं, इसलिए उसको बहुनाभिक के रूप में जाना जाता है। यानी एक से अधिक केंद्रों का विकास धीरे धीरे होता है, यानी वरन कई भिन्न नगरीय केंद्रों की वृद्धि होती है, अर्थात एक ही प्रकार के भूमि उपयोग के क्षेत्र नगर में कई मिल सकते हैं और इनकी संख्या कितनी होगी इसका निश्चय ऐतिहासिक विकास तथा अवस्थिति की शक्तियाँ यानी लोकेशनल फोर्सेज करती हैं, जो उस कार्य का समूहीकरण कर देती हैं और कुछ कार्यों को इधर उधर फैला देती हैं। यानी ये जो होता है यानी कितनी संख्या में इनका विकास होगा नगरीय भूमि जो उपयोग है भिन्न भिन्न प्रकार के, वो यानी अवस्थिति की शक्तियाँ और ऐतिहासिक विकास के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा देखने में आता है कि विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के क्षेत्र अलग अलग नाभि यानी अलग अलग जो नाभि यानी न्यूक्ली के रूप में कुछ नगरों में उनकी उत्पत्ति के समय से ही पाए जाते हैं, जबकि कुछ नगरों में इनका जन्म नगर के विकास के साथ साथ होता जाता है। प्रथम प्रकार के नगरों में लंदन नगर आता है। यहाँ पर दी सिटी का वह भाग वित्त व व्यापारिक केंद्रों के रूप में तथा वेस्ट मिनिस्टर का भाग राजनीतिक केंद्र के रूप में लंदन नगर की उत्पत्ति के समय से ही पाए जाते हैं। ये दोनों नाभि प्रमुख यानी ये जो दोनों जो नाभि होते हैं वो प्रारंभ में एक दूसरे से खुले क्षेत्र द्वारा अलग थे। दूसरे प्रकार के नगरों में शिकागो नगर का उदाहरण है, यानी जो दूसरा जो यानी उसके बाद में जैसे किस प्रकार से ये नाभि या केंद्रों का विकास होता है, तो उसके बारे में देखें तो उसका जो उदाहरण है वो क्या है, शिकागो नगर का उदाहरण है दिया जा सकता है। यहाँ पर पहले भारी उद्योगों का स्थापन नगर के मध्य भाग में शिकागो नदी के सहारे हुआ और बाद में यह उद्योग कालूमेट क्षेत्र में स्थापित हो गया, जहाँ पर इसने नए नगरीय विकास में मदद की और यहाँ पर यह एक नाभि विकसित हो गई। यानी इस प्रकार से नई नाभि का विकास हो जाता है बाद में धीरे धीरे। नगर में अलग 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 नाभि का बनना निम्न चार बातों के सामूहिक प्रभाव के कारण होता है। जैसे पहला जो कारण है वो क्या है, पहला जो है कुछ कार्यों को विशेष प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए नगर का खुदरा बिक्री क्षेत्र, यानी नगर का खुदरा बिक्री जो क्षेत्र होता है वो नगर के भीतर यातायात की विशेष सुविधा से जुड़ा होता है। इसी प्रकार बंदरगाह के लिए अनुकूल तटीय क्षेत्र, यानी बंदरगाह कोई नगर होगा तो उसके लिए क्या अनुकूल तटीय क्षेत्र, या विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए भूमि का बहुत बड़ा भाग तथा पानी की सुविधा व रेल या जल मार्गों से जुड़ा होना आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अब दूसरे जो हैं किस प्रकार से अलग अलग नाभि का विकास होता है, तो दूसरा जो कारण जो है वो जो है कुछ कार्यों की
नगर के समय या कुछ कार्यों के नगर में संपन्न होने से अनेक सुविधाएं अपने आप एकत्र हो जाती हैं। यानी कुछ जो कार्य होते हैं वो नगर में संपन्न होते हैं, तो यानी कुछ जो अन्य प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो अपने आप ही एकत्रित हो जाती है। जैसे औद्योगिक नगर के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ विशेष सुविधाएं पाई जाती है, जैसे नगर का खुदरा बिक्री क्षेत्र जो लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने को प्रोत्साहित करता है और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के में मदद करता है। और नगर में वित्तीय संस्थान, दफ्तर आदि यातायात व संचार सुविधाएं पर निर्भर करते हैं, अतः इनके विकसित होने से ये सुविधाएं वहाँ पर एकत्र हो जाती हैं। तीसरा जो कारण है वो है कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं और औद्योगिक क्षेत्र व उच्च श्रेणी रिहायशी क्षेत्र में हमेशा विरोधाभास रहता है। यानी औद्योगिक क्षेत्र व उच्च श्रेणी के जो रिहायशी जो मकान होते हैं या आवास होते हैं उनमें क्या विरोधाभास, यानी वहाँ पे उद्योग होगा तो वहाँ पे उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र कोई संभावनाएं नहीं के बराबर होती हैं या नहीं होती हैं। दोनों कार्य एक दूसरे के विरुद्ध विकसित होने वाले कार्य हैं। जहाँ पर उद्योग कारखाने विकसित होते हैं वहाँ पर उच्च श्रेणी के रिहायशी मकान नहीं पाए जाते। पैदल चलने वालों मोटर कारों का भारी जमाव खुदरा बिक्री वाले क्षेत्रों में मिलता है, न कि थोक व्यापार वाले क्षेत्रों में। ठीक है। चौथा जो कारण है वो है नगर की कुछ भूमि ऐसी होती हैं जो कि विशेष कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं, लेकिन यह विशेष कार्य इस उपयुक्त भूमि को इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका किराया अधिक होता है। यानी किराया ज़्यादा होगा तो वो विशेष जो कार्य इस उपयुक्त भूमि के लिए नहीं होते उपलब्ध। जैसे थोक व्यापार व माल संग्रह के कार्यों के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है, अतः वहाँ पर निम्न श्रेणी के मकानों को भूमि कम दाम पर प्राप्त नहीं हो पाती हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नगर में नाभिकों की यानी नाभियों की संख्या ऐतिहासिक विकास तथा अवस्थिति शक्तियों पर निर्भर करती है। यह संख्या एक नगर से दूसरे नगर में कम या अधिक भी मिलते हैं। यदि नगर बड़ा है तो वहाँ पर अनेक व विशिष्ट नाभि मिलेगी और अमेरिका के अधिकांश बड़े बड़े नगरों में निम्न क्षेत्र नाभि के चारों ओर फैल सकते या फैले हुए मिलते हैं। अब जो हैं जैसे कौन कौन से जो ये जो सिद्धांत है इसमें जो जैसे पहला जो क्षेत्र है उसको आपको जो ये आगे इसमें आपको डायग्राम इसमें आपके जो पहले जो पुराना जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हो। ठीक है। या फिर आपको मैं अभी एक बार पहला क्षेत्र कौन सा होता है इसमें, तो सबसे पहले जैसे जिस प्रकार से अन्य जो सिद्धांत है उसी प्रकार से इसमें भी पहला जो नगरीय भूमि के उपयोग के जो पहला जो क्षेत्र होता है वो होता है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र या CBD। यह नगर का जो केंद्र होता है जो नगर के विभिन्न भागों से परिवहन मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ होता है तथा नगर के सभी भागों से सुगम होता है और यहाँ पर भूमि की कीमत सबसे अधिक होती है और यहाँ पर फुटपाथ, प्राइवेट कार, बस, उपमार्ग काफ़ी नज़र आते हैं। बहुत से बड़े बड़े नगरों के अनियमित विकास के कारण यह क्षेत्र मध्य भाग में न विकसित होकर नगर के किसी एक किनारे पर विकसित हो गया है। नदी किनारे या झील सम्मुख स्थित नगरों में ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी भीतरी भाग में स्थित नगरों में ऐसा ही प्रतिरूप देखने में आता है। शिकागो, सेंट लुइस और साल्ट लेक सिटी इसके उत्तम उदाहरण हैं, क्योंकि इन नगरों में यातायात मार्ग के किनारे पर आकर मिलते हैं तथा यह किनारों का भाग नगर के सभी भागों से सुगम होता है। दूसरा जो क्षेत्र होता है नगरीय भूमि उपयोग का जो वो होता है जैसे थोक व्यापार एवं हल्का विनिर्माण उद्योग क्षेत्र। यह भाग भी नगर की आसान पहुंच में होता है तथा नगर के केंद्र के निकट ही स्थित होता है। थोक व्यापार क्षेत्र जिसको कुछ आधार नगर से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ प्रमुख रूप से पड़ोसी क्षेत्र की सेवा करता है, जिससे यह रेल व मोटर या ट्रक मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अतः CBD के समीप यानी उसके चारों ओर नहीं होता है। यह ध्यान रखना है। यातायात मार्गों के सहारे फैल जाता है। तीसरा जो क्षेत्र जो होता है वो होता है भारी उद्योग क्षेत्र। यह क्षेत्र नगर की वर्तमान सीमा
या अथवा पुरानी बाहरी सीमा पर फैला होता है और भारी उद्योगों को भूमि के बड़े बड़े प्लाटों की आवश्यकता पड़ती है। इनको अच्छे यातायात साधन जैसे रेल अथवा जल मार्ग की आवश्यकता होती है। ये सब सुविधाएं नगर के केंद्रीय भाग की अपेक्षा उसकी समीपवर्ती भाग में अच्छी तरह मिलती हैं। इस कारण नगर की बाहरी सीमा पर भारी उद्योगों का क्षेत्र मिलता है, जैसे कि शिकागो नगर के दक्षिण पश्चिमी किनारों पर 5 किमी लंबी पेटी में लगभग 100 उद्योग स्थापित मिलते हैं। चौथा जो क्षेत्र है वो है रिहायशी क्षेत्र यानी रेजिडेंशियल एरिया या द रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो आमतौर पर उच्च श्रेणी के रिहायशी मकान नगर के ऊंचे भागों पर जो जल प्रवाह की अच्छी तरह दशा रखते हैं स्थापित हो जाते हैं तथा ये शोर, धुएं, दुर्गंध, रेल मार्ग आदि बाधाओं से दूर बनाए जाते हैं। नगर में जहाँ पर भी कारखाने तथा रेल मार्ग पाए जाते हैं वहाँ ही निम्न श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र विकसित हो जाता है। उपयुक्त दोनों क्षेत्रों के बीच की परिस्थितियाँ रखने वाले क्षेत्र में मध्यम श्रेणी के लोगों का रिहायशी क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र बन जाता है। पांचवा जो क्षेत्र है वो है छोटे छोटे नाभी क्षेत्र यानी माइनर जो न्यूक्ली जो क्षेत्र हैं वो किस प्रकार से कैसे विकसित होते हैं। तो इनमें सांस्कृतिक केंद्र, पार्क, बाहरी व्यापारिक क्षेत्र या केंद्र भी कह सकते हैं इसको, तथा छोटे औद्योगिक केंद्र शामिल होते हैं और एक विश्वविद्यालय की स्वतंत्र रूप से नाभिक के रूप में कार्य कर सकता है, जैसे शिकागो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय इसके उत्तम उदाहरण हैं। बाहरी व्यापारिक केंद्र समय के साथ प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन जाता है। पार्क व मनोरंजन केंद्र जो कि पुरानी बेकार पड़ी हुई भूमि को घेरे होते हैं, कभी कभी नाभिक का रूप धारण कर लेते हैं या यहाँ पर उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। वाशिंगटन का रॉक क्रीक पार्क तथा लंदन का हाइड पार्क इसके उत्तम उदाहरण हैं। अनेक छोटे छोटे संस्थान जैसे हल्का विनिर्माण उद्योग जैसे बेकरी आदि जो कि नगर में इधर उधर फैले रहते हैं और कभी नाभिक का रूप धारण नहीं कर पाते हैं। अब छठा जो क्षेत्र जो विकसित होता है वो है उपनगरीय और अनुषंगी नगर। जैसे अमेरिकी नगरों की प्रमुख विशेषताएं उनमें नगरों का पाया जाता है और ये उपनगर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है रिहायशी उपनगर और दूसरा होता है औद्योगिक उपनगर। पहला जो जैसे रिहायशी यानी मोटर मार्गों व उपनगरीय रेल मार्गों के विकास ने उपनगरों को जन्म दिया है और अनुषंगी नगर उपनगरों से भिन्न होते हैं और ये केंद्रीय नगर से कई किमी दूर स्थित होते हैं। यानी जो अनुषंगी उपनगर जो होते हैं वो केंद्रीय नगर से काफ़ी यानी कई किलोमीटर दूर स्थित होते हैं तथा इन नगरों से केंद्रीय नगर को रोजाना आना जाना बहुत कम होता है। यद्यपि आर्थिक दृष्टि से यह केंद्रीय नगर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं यद्यपि आर्थिक दृष्टि से यह केंद्रीय नगर पर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पर गारी को शिकागो का उपनगर कहा जा सकता है, जबकि एल्गिन व जोलियट को अनुषंगी नगर यानी हमारे देश में ज्वालापुर व गुरुकुल कांगड़ी को हरिद्वार का उपनगर कहा जा सकता है, जबकि रानीपुर व श्यामनगर को अनुषंगी नगर का पद दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार से यानी बहुनाभिक सिद्धांत में नगरीय का जो विकास होता है, नगरीय भूमि का जो विकास ये किस प्रकार से होता है, यानी अनेक नाभिक के रूप में धीरे धीरे किस प्रकार से विकसित होता है, तो ये इस सिद्धांत में समझाया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको अच्छे से अपने को पुराने जो पिछले जो वीडियो है आपने वर्गीस का जो सिद्धांत दिया था उसमें आपको इसके जो डायग्राम जो है वहाँ पे आपको दिया गया है, तो उसको आप वहाँ से इसको PDF में जो आपको भेजा था उसको यहाँ पे अपने इस सिद्धांत में ज़रूर बना लेवे। ठीक है, धन्यवाद।